नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से होती हैं थोड़ी सी जुदा। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। एक ऐसा तोता जो सिर्फ मिट्ठू मिट्ठू ही नहीं बोलता, बल्कि वो पुलिस वालों की तरह केस की तफ्तीश भी करता है, जो अपने ही केस में गवाह भी बना और थाने पहुंचकर ऐसी गवाही दी कि खुद पुलिस वालों के तोते उड़ गए। आप भी देखिए मंदसौर में आखिर मिट्ठू पर क्यों मच गई महाभारत। थाने में मिट्ठू पर महाभारत। असली नकली मालिक का खेल। तोते पर थाने में तनातनी। थाने में तोते की गवाही। उड़ा तोता, उड़ गए तोते। इस थाने में ना तो कोई हत्या का मामला आया है, ना ही लूट का, ना ही किसी डकैती का, ना ही कोई चोरी चकारी का, बल्कि थाने में तो आज खुद एक तोता आया है। और ये तोता ही इस पूरे केस का गवाह भी है, जो असली नकली के खेल का पर्दाफाश करेगा। बस आप देखते जाइए। ये केस तो लगता है पुलिस वालों के लिए भी सिरदर्द बन गया है। मंदसौर के सीतामऊ थाने में तोते के इस केस में लगता है पुलिस वालों के भी तोते उड़ गए हैं कि भैया मुजरिम हो तो सच उगलवा ही लें, लेकिन तोते से कैसे कहलवाएं कौन है झूठा कौन है सच्चा। तो लीजिए, मंदसौर के थाने में तोते से सच उगलवाने की टीआई साहब ने क्या तरकीब भिड़ाई। पहले तो उसे अपने हाथों में लिया और मिट्ठू मियां उनके हाथ में अटखेली करने लगा। मिट्ठू मियां भी टीआई साहब के हाथ में बैठकर यही सोच रहा होगा, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। आखिर माजरा क्या है भाई, तो खुद ही सुनिए। आखिर क्यों थाने में तोते पर छिड़ी है महाभारत। राजा राम का कहना था कि ये तोता मेरे पास आ गया तो मेरा तोता है, और दूसरे पक्ष का कहना था कि ये मेरा तोता है जो उड़ के आपके पास आ गया है। तो उस बात को लेकर थोड़ी तू-तू मैं उनके बीच हो गई। ये अजीबोगरीब मामला है तोता एक खोज का, जहां मंदसौर के सीतामऊ थाना इलाके के पतलासी गांव में चेतन सिंह अपने पालतू तोते को ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसका तोता उसकी जान है। लेकिन अचानक उसका तोता उड़ा और फिर वापस घर नहीं लौटा। लेकिन इसी बीच चेतन सिंह को पता चला कि उसका तोता उड़कर गांव के राजाराम के घर चला गया है। और इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि सीधे असली नकली मालिक और तोता सभी थाने आ पहुंचे। वो सुबह उड़ा देता हूँ, शाम को आ जाता है घर पे, लेकिन अभी 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहा था। मैं बोला कहाँ गया है, तो फिर मैंने थाने में आवेदन दिया कि मेरा तोता गायब हो गया है। वो मिट्टू उड़ के आता है और बच्चे के खिलाने के लिए वो नीचे बैठा था, पकड़ लिया था। थाने में छलका मिट्ठू का प्यार। मिट्ठू मिट्ठू मालिक मालिक। मिट्ठू मेरा यार। अब जरा तोते की अक्ल की भी दाद दीजिए, जो ये समझ गया था भाई सारा झमेला मुझे लेकर ही हो रहा है। तो खुद तोते ने अपने मालिक का पता पुलिस वालों को दे दिया, जहां टीआई साहब ने तोता उड़ाया और तोता अपने असली मालिक के कंधे पर जा बैठा। जो कि एक ही गांव के हैं और आपस में तोता जिसके पास जाना चाहे तो तोता उड़ के दूसरे पक्ष के पास चला गया है, उन्हीं के पास अभी है तोता। इस मामले में अब समझौता हो गया है, कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। मिट्ठू पर छिड़ी महाभारत से पुलिस ने भी राहत की सांस ली। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बस्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले केशकाल के गढ़ धनोरा में 5वीं सदी का नाग वंशकालीन एक दुर्लभ स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। मान्यता है कि इस शिवलिंग को जो अपनी आगोश में ले ले और उसके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जुड़ जाएं, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है।
शिवलिंग को अपने दोनों हाथों में समेटकर बारी बारी से श्रद्धालु शिव में अटूट आस्था भी जता रहे हैं और साथ साथ अपना भाग्य भी आजमा रहे हैं। क्योंकि इस शिवलिंग को लेकर सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि जिस भी श्रद्धालु के दोनों हाथों की उंगलियां आपस में सट गईं, वो किस्मत का धनी है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इस अलौकिक शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मुंह मांगी मुराद पाते हैं। विगत 20 सालों से मैं हर वर्ष सावन के महीने में पुण्य शिवलिंग के दर्शन के लिए आता हूं और विगत 20 सालों से मैंने जितने भी मनोरथ रखे हैं शिव जी के सामने वो अवश्य पूर्ण हुए हैं। इसीलिए मेरी आस्था और मेरे परिवार की आस्था इससे पूरी तरह से जुड़ी हुई है और मैं हर साल अनवरत हर साल आया हूँ, एक भी साल कभी गैप नहीं हुआ है। एक जानकारी हमको ये मिलेगी, आप शिव जी की पूजा करते पार्वती की मांग किए थे और आपको पार्वती जैसी पत्नी मिली। बस सब इन्हीं की कृपा से हुआ है, जो भी हुआ है, जितना भी जो भी पा रहा हूँ मैं, जो भी ईश्वर का दिया हुआ है, इन्हीं की कृपा से हुआ है। मैं जब से शादी करके आई हूँ, मैं तब से ही आई हूँ, एक बार भी कभी नहीं छूटा है मेरा यहाँ आना। मैं 15-16 साल हो गए। सुनने में ये आया है कि आपके जो पति हैं पहले इसकी आराधना करते हैं, तो पार्वती की कल्पना की है, तो आप मिले। आपको क्या लगता है कि आपको भोलेनाथ मिले? जी हाँ, शंकर पार्वती की पूजा के साथ हम दोनों शंकर पार्वती जुड़ गए। खास मौकों पर यहाँ मेला लगता है तो सावन में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। हालांकि इस बार कोरोना के खतरों के चलते भक्तों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। आज भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने आराध्य की पूजा के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ तो जो नाते हैं, जो मांगते हैं, तो उनको तो ज्ञान भी प्राप्त होता है। जो मांगते हैं वो भगवान ने उनका आत्मा को भी कुशल मंगल रखता है और उनका देन लेन चाल स्वभाव सब भगवान खुशी करके भेज देता है। रोते आते हैं, वो हंसते चले जाते हैं। यह अद्भुत और अलौकिक शिवलिंग केशकाल और कोंडागांव के बीच नेशनल हाईवे से महज 2 किलोमीटर दूर गढ़ धनोरा में है। देखिए, ईंटों से बने इसी टीले में ये शिवलिंग है। ये जगह गोबरहीन के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो श्रद्धा और आस्था का अद्भुत केंद्र है। जानकार बताते हैं कि ये नागवंशी राजाओं के दौर में बना शिवलिंग है और उस दौर में तंत्र साधना का बड़ा स्थल रहा होगा। नागवंशी राजाओं का राज्य रहा होगा, नागवंशी राजाओं का गढ़ रहा होगा। क्षेत्र भी गढ़ धनौरा में आता है, जिसके नाम का मतलब ही है कि गढ़ यानी किला, और इस क्षेत्र में नागवंशियों का साम्राज्य रहा होगा। हमारे साथ क्षेत्र के जानकार कृष्णदेव उपाध्याय जी हैं। हमारे एक चीज बताइएगा कि क्या ये जो शिवलिंग है, क्या इसकी मान्यता है, ये कब की बनी हुई है, कैसी इसकी पूजा होती है? यहाँ पर मिले हुए मंदिरों के अवशेष और प्राचीन भग्नावशेषों की कला को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि 5वीं-6वीं शताब्दी के लगभग यहाँ निर्माण किया गया होगा और यहाँ पर दूर दूर तक ऐसे मंदिरों के भग्नावशेष और मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिलती है। ये जो शिवलिंग है विशेषकर ये बहुत ऊंचे टीले पर है और टीले के आसपास जो अभी पुरातत्व विभाग वालों ने खुदाई की है उससे जो एक आकार निकला है उससे लगता है कि यहाँ तंत्र मंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र था, यह उपासना केंद्र था और इसलिए ये बहुत भव्य रहा होगा और जो आज इस रूप में दिख रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच खुले आसमान के नीचे विराजमान शिवलिंग की पूजा के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। पूजा के साथ ही शिव भक्त अपने खुशहाली के मन्नत भी मांगते हैं, साथ ही अपने आराध्य को आगोश में लेकर अपनी किस्मत भी आजमाते हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। कोरोना महामारी से बेपटरी हुई जिंदगी अब बारिश में हो रही है देरी से हल्कान है। क्या किसान, क्या आम इंसान, सभी आसमान को ताक रहे हैं, एक ही कामना कर रहे हैं कि हे इंद्रदेव
हे भगवान मेघदेव। बारिश में हो रही देरी पर सीहोर जिले में इंद्रदेव को मनाने के लिए तरह तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। देखिए जरा। गणेश जी भगवान पानी दो, पानी दो, पानी दो। गणेश जी भगवान पानी दो, पानी दो, पानी दो। गणेश जी भगवान पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। मानसून की बेरुखी ने सभी को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में अजब गजब उपाय किए जा रहे हैं कि किसी तरह इंद्र देवता मान जाए। अपने इंद्र देव के नाम का गणपति महाराज की ज्ञापन अर्पण करने आया हूँ, जो कि विश्व के बारिश पूरा सामान निकल गया, बारिश का पता नहीं है। तो गणपति जी हमारी अर्जी थोड़ा इंद्र देव तक पहुँचाए तो वर्षा ताकि अच्छी हो। सीहोर जिले में इंद्रदेव को मनाने के लिए शहर के प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर तक पैदल मार्च कर नागरिकों ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अनूठे अंदाज में ज्ञापन देकर भगवान इंद्र से भरपूर पानी बरसाने की कामना की। सर, गणेश जी को हम ज्ञापन देने आए हैं पानी को लेके। पानी की समस्या बहुत देर है और गणेश जी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ज्ञापन इंद्रदेव को पहुंचाए और महोदय जी जल्दी हमारे सुने कि गरीब गणेश जी पानी को लेके, और बहुत ज्यादा पब्लिक भी परेशान है, किसान भी, सब जानवर पंछी सब परेशान है। तो पूरी यात्रा पैदल लेके आई हैं आप? पैदल ही लेके आए हैं सर हम लोग। और गणेश जी से हम यही चाहते हैं कि पानी आज की तारीख में पानी गिरना चाहिए। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों सीहोर के गांवों में नजर आ रहा है। पानी के लिए तरह तरह के टोटके किए जा रहे हैं। यज्ञ और हवन से इंद्रदेव को मनाने की कोशिशें जारी है। चंदेरी गांव में ग्रामीणों ने भगवानपुरा तालाब की पाल पर बारिश के लिए विधि विधान से यज्ञ किया, तो वहीं गांव की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने गांव की परिक्रमा कर भजन कीर्तन की और भगवान से जल्द ही भरपूर बारिश की कामना की। ये पानी नहीं आ रही है, इसलिए ग्राम चंदेरी में हमने इंद्रदेव की पूजा। तो हमने इंद्रदेव को पूजा का, अभी तक पानी का तालाब ही नहीं भरा है, पानी नहीं है। तो क्या करा आज तुमने तालाब पे जाके? तालाब पे जाके हमने पूजा करी इंद्रदेव की। और इंद्रदेव की पूजा करी, सबको काला पाड़ दे, इधर सब दूर प्रसाद चढ़ाए देवता के यहाँ कि पानी गिर जाए। वो कोई नए टोटके भी करे? नए टोटके करे हमने, जो सावन के महीने में टोटका करेंगे वो हमने अभी करे। अच्छा, टोटका भी करे अभी। अच्छा, इससे सबने मिलके करे हमने। कहते हैं पानी जिंदगानी है और बिन पानी सब सूना है, इसलिए सीहोर के लोग पानी के लिए हर उपाय में जुटे हैं ताकि मेघराज यहाँ जमकर बरसे। अब देखना यह है कि इंद्रदेव इन पर कब मेहरबान होते हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। रक्षाबंधन का पर्व करीब है और ऐसे में कच्चे धागों से रिश्तों को और ज्यादा पक्का करने के लिए इंदौर में इन दिनों महिलाएं खास किस्म की राखियां तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी खास राखी तैयार की गई है और 21,000 राखियां सीमा पर तैनात जवानों को भी भेजी जाएंगी। हजारों की तादाद में राखियां तैयार हो गई हैं, बस इसे उन तक पहुंचाने का इंतजार है जिनके लिए ये बनाई गई हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का भी उदाहरण है, क्योंकि अब से पहले तक रक्षाबंधन में चाइनीज राखियों का ही जोर रहता था, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने उससे हर नाता तोड़ने का मन बना लिया है। इसलिए बहनें खुद अपने हाथों से राखियां बना रही हैं, वो भी देसी सामानों से, और इसमें भी गोबर से बनी राखियां तो सुर्खियों में हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार आह्वान किया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है और लोकल को वोकल करना है, उसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक अभियान शुरू किया है। इंदौर में 22 केंद्रों पर 1 लाख से ज़्यादा राखियाँ हमारी माता बहनें बना रही हैं और वो चाइना से आने वाले मटेरियल का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी मटेरियल से राखी बना रही है। और यहाँ तक कि कुछ माता बहनों ने तो
गोबर की राखी बनाई है। और गोबर को लेके तो हमारे विधि विधान में बहुत सारे वेदों में बहुत सारी उसकी बातें कही गई है, तो सबसे ज्यादा उत्साह गोबर की राखियों का है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी देखिए खुद मौजूद हैं और राखियां तैयार कर रही बहनों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो राखियां तैयार हो रही हैं उनमें पीएम मोदी के लिए भी राखियां हैं, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी। साथ ही साथ 21,000 राखियां सीमा पर तैनात जवानों को भेजी जाएंगी। उन्होंने ऐसी राखी बनाई है जो वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजना चाहती हैं, माननीय हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी को भेजना चाहती हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजना चाहती है। उसके अलावा उन्होंने 21,000 राखियां जो सैनिक देश के पहरा दे रहे हैं, सेना के जवानों के लिए बनाई हैं, वो यहाँ से भेजी जा रही है। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उसको लेकर उन्होंने जो 1 लाख राखियां बनाई है उसमें कुछ तो वो अपने परिवार वालों को बांट रही हैं, बाकी हमने यहाँ सांसद बिक्री केंद्र बनाया है शहर के मध्य में। वो हम बिक्री करके जो राशि मिलेगी उस राशि को उन माता बहनों में भी बांट देंगे। राखी का पर्व ऐसा है जो कच्चे धागों से रिश्तों को पक्का कर देता है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख राखियां बनाने का इंदौर के सांसद ने लक्ष्य तय किया है। तमाम जगह भेजने के बाद जो राखियां बाजार में बिकेंगी उनसे जमा पैसे भी राखियां बनाने वाली जरूरतमंद महिलाओं को दे दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब देश में युवा आकर्षक नौकरी के पीछे दुड़की लगा रहे हों, तब कोई अगर अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर मजबूत इरादों से सपने गढ़ रहा हो तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही किया आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के 2 युवा इंजीनियर्स ने। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट को। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए नौकरी की नहीं, नई सोच और जुनून की जरूरत होती है। और अगर ये जुनून देखना है तो मिलिए भारत को महागौरव बनाने की दिशा में काम कर रहे बैतूल के आकाश वर्मा और आकाश मंगरोलकर से, जो बड़ी कंपनियों की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ लोकल के लिए वोकल हो चले हैं और अचार का व्यापार कर सपने को साकार कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में कुछ अलग किया जाए, तो धीरे धीरे करके मैंने इस पर थोड़ा स्टडी करना चालू करा। अपना शहद के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में देखा मैंने। धीरे धीरे करके उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ली पुणे में, KVIC से ट्रेनिंग लेकर आया मैं। और फिर मेरे फ्रेंड के साथ मैंने अपना आइडिया शेयर किया। फिर हम दोनों साथ में मिलकर आगे काम करने की सोची और धीरे धीरे करके हमने अपना काम, अपना ब्रांड डेवलप कर लिया इसमें। टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेकर जायकेदार शहद के साथ केमिकल फ्री अचार बनाकर उड़ान भर रहे आकाश खुद पैकेजिंग और मार्केटिंग कर धूम मचा रहे हैं, जिनके इंपीरियल भी शहद की मिठास और अचार घरवाला के चटकारे लोकल से ग्लोबल होने लगे हैं। अभी तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ गया है। ऑनलाइन भी हम लोग, मतलब जैसे अगर शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कलकत्ता में माल डिलीवर हो पाएगा, पर कलकत्ता और दिल्ली जैसी जगहों से भी मतलब हम लोगों ने अभी तक सप्लाई दे चुकी है। अब उद्यानिकी विभाग के अफसर भी इसे अपार संभावनाओं का क्षेत्र बताते हैं, जिन्हें जरूरत है तो इन जैसे जुनूनी युवाओं की। हमारे ज़िले के 2 इंजीनियर्स ने इसी को अपनाकर वर्तमान में शहद और अचार का उत्पादन कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। ये जो उपलब्धि है ये सारे युवाओं के लिए एक मिसाल है। खुद के लिए नई राह बनाकर चल पड़े ये दोनों युवा न केवल रोजगार छोड़ व्यापार सजा रहे हैं, बल्कि लोकल मार्केट से कच्चा माल खरीदकर स्थानीय लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, जिनसे प्रेरित होकर दूसरे युवा भी वोकल फॉर लोकल को अपनाकर आगे बढ़े तो वो दिन भी दूर नहीं जब आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो जाएगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल।
लोग पलायन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग बातें नहीं, काम करने पर भरोसा करते हैं। ऐसी ही एक युवा की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसने अपनी छोटी कोशिश के जरिए पलायन पर चोट करने की कोशिश की है। हल्द्वानी के गोलापार में बनी है ये रुद्रा डेयरी, जिसे 1 साल पहले दिल्ली से लौटे पिथौरागढ़ के रहने वाले गिरीश उप्रेती ने शुरू किया है। महज 3 साल की उम्र में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से परिवार संग दिल्ली जा चुके 42 साल के गिरीश के दिल में ऐसा पहाड़ प्रेम जागा कि उन्होंने पहाड़ के करीब हल्द्वानी में देसी गायों की डेयरी फार्मिंग का फैसला ले लिया, जिसमें उनके साथ 20 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इंडिजिनस ब्रीड का मिल्क है हमारी देसी गाय, सब सर्वगुण संपन्न है हमारी देसी गाय। तो हमने सोचा एक सेवा भी हो जाएगी और दूसरा एक आय का माध्यम भी बन जाएगा। वैसे तो काफी लोग डेयरी का काम करते हैं, लेकिन गिरीश की डेयरी बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि लोग गिरीश की डेयरी के दूध को 70 रुपए लीटर और घी को 2400 रुपए किलो तक खरीद रहे हैं। सर अभी तो अपना एक तो रॉ मिल्क बिकता है अपना, एक्चुअली हमने प्रोसेस नहीं किया मिल्क को। मिल्क की जो एग्जैक्ट जो एज इट इज फॉर्म है, उस फॉर्म में हम दूध को बेचते हैं, रॉ मिल्क, और बॉटल मिल्किंग है हमारी। कहते हैं ना कि सफलता पाने के लिए कोई अलग काम नहीं करना होता, बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करना होता है और सफलता कदम चूमने लगती है। दिल्ली से पहाड़ लौटे गिरीश ने 80 गायों के साथ डेयरी शुरू कर कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ड्रैगन यानी कि चीन को सबक सिखाने के लिए हर कोशिश जारी है, लेकिन पूर्णिया में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर एक चाचा भतीजे की जोड़ी माला माल हो रही है। पूर्णिया में ड्रैगन की खेती। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय ढूंढ रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया के किसान भी कहां पीछे रहने वाले थे। धमदाहा के विशुनपुर में खेतों के बीच खड़े ये हैं अंजनी चौधरी और साथ में है उनका भतीजा शुभम। चाचा और भतीजे ने मिलकर 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती शुरू की है। अंजनी की माने तो 5 साल में 1 एकड़ से 10 से 15 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट्स औषधीय गुणों से भरपूर होता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्रैगन के साथ ही ओल और बैंगन की खेती भी की जा रही है, जिससे हर साल लाखों का मुनाफा हो रहा है। कि जिसके पास जानकारी है वो लोग मेरे पास पहुंच रहे हैं और यहाँ से मेरे पास फल ले जा रहे हैं। अभी हम यहाँ 250 से 300 रुपया किलो तक इसको बेच रहे हैं। इसी के साथ खबरें जरा हटके का आज का सफर यहीं तक। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।